गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 रेवेन्यू। रेवेन्यू इट मीन्स हिंदी में अगर हम उसको कहें तो उसको कहते हैं आगम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगम का मीनिंग। ठीक है, आगम का अर्थ, आगम जो है रेवेन्यू रिफर्स टू इनकम और पेमेंट, है ना। जो हमारा रेवेन्यू जो है उसमें इनकम या हमारी पेमेंट यानी आय या फिर हमारे खर्च जो कि हम निश्चित मात्रा में करते हैं या उससे हमको उसको बेचने से हमको जो भी इनकम होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं ना। आगम या आय से मतलब होता है किसी भी फॉर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा को बेचने पर जो भी आमदनी होती है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, उसको हम कहेंगे आगम। अब हम बात करते हैं आगम की परिभाषा, है ना। तो टोटल रेवेन्यू, है ना, टोटल रेवेन्यू रेफर्स दैट सेल प्रोसीड्स, है ना। अब हमारी जो भी रेवेन्यू की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू की डेफिनेशन है, रेवेन्यू इज़ द सेल प्रोसीड्स। रेवेन्यू जो है हमारी एक सेल प्रोसीड है जिसमें हम निश्चित मात्रा में विक्रय करने पर उत्पादक को जो कुल राशि प्राप्त होती है उसे हम आगम कहते हैं, है ना। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, इसकी आगम की परिभाषा। फिर है टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम। अब कुल आगम क्या होता है, देखिए आगम कंसेप्ट में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू, फिर है एवरेज रेवेन्यू एंड सीमांत रेवेन्यू यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। एक फॉर्म, है ना, इट मीन्स टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू टोटल अमाउंट। इसमें टोटल रेवेन्यू में मतलब कुल आगम में हम कुल जो कीमत है हमें मिल रही है कहाँ से, टोटल मनी रिसीव्ड बाय फॉर्म, मतलब हमको फॉर्म से जो भी जितनी भी मात्रा हमको मिल रही है सेल प्रोसीड के थ्रू, मतलब बेचने पर किसी भी प्रोडक्ट को, उसको ही हम कुल आगम कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल आउटपुट। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारा जो भी आउटपुट है इनटू प्राइस के थ्रू जो हमने प्रोडक्ट को सेल करने में। या अगर हम कहें हिंदी में तो एक फर्म अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेचकर जो धनराशि प्राप्त करती है उसे हम आगम कहते हैं। ठीक है, कुल आगम। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू पर यूनिट। इसमें हमारी पर यूनिट जो भी कमोडिटी है जो सोल्ड आउट करने पर हमको मिलती है, इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू। इसको हम टोटल रेवेन्यू यानी कुल इकाइयों से बेची गई संख्या से भाग देने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, मतलब हमारे पास में जो एवरेज रेवेन्यू में औसत आगम आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, कुल बेची गई कमोडिटीज़ के साथ, तो उसको हम औसत आगम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल मेड, है ना। सीमांत आगम में हमारे पास में जो हम एडिशनल यूनिट्स को सोल्ड आउट करते हैं, मतलब अतिरिक्त इकाई को बेचने पर हमारे फॉर्म में, है ना, जो टोटल एडिशनल इनकम होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सीमांत आगम कहेंगे। यानी प्रोडक्ट जो है उसको हम मार्केट में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज रेवेन्यू या सीमांत आगम। अब देखिए, अब हमारे पास में एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास कुल आगम, औसत आगम एंड सीमांत आगम को हमको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, पहला, व्हेन द प्राइस इज़ कांस्टेंट, है ना। अगर हमारी कीमत कांस्टेंट है मतलब स्थिर है, ये देखिए यूनिट सोल्ड कर रहे हैं हम 6 और हमारी देखिए कीमत बिल्कुल स्थिर है 10 रुपये है। ठीक है, तो इसमें टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम, क्वांटिटी इंटू प्राइस, Q इंटू P हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गई हमारी TR यानी टोटल रेवेन्यू। अब TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये देखिए TR हमारे पास इतनी है, उससे हमने क्वांटिटी को डिवाइड किया तब भी हमारा AR यानी एवरेज रेवेन्यू कितना आएगा, 10 रुपीज़ ही आएगा। ठीक है, और अब MR को देख लेते हैं हम, TR माइनस TRN1, तो ये भी हमारा कितना आएगा, 10। क्यों, क्योंकि जब भी हम इसको माइनस करेंगे 20 में से
तो हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आएगा 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड जो है हमारी, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड कितनी हुई, 10 हुई। तो ये हमारा MRV सीमांत आगम भी हमारा कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हेन प्राइस इज़ फॉलिंग। अगर प्राइजेस फॉलिंग होती है या गिरती हैं, है ना, प्राइस अगर हमारी गिर रही है, देखिए यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन देखिए बी वाली, इसमें हमारे पास में हमारे क्या हो रहे हैं, प्राइजेस कम हो रहे हैं, 20, 18, 16, 14, 12, 10, है ना, ये प्राइजेस हमारी कम हो रही है। तो इससे देखिए टोटल रेवेन्यू Q इंटू P करेंगे हम, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो कितनी हो गई, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20, 18 इंटू 2 36। इस तरीके से हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है ना, एंड 16 इंटू 3 48, 14 इंटू 4 56, 12 इंटू 5 60 एंड 10 इंटू 6 6। ठीक, इस तरीके से हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब AR आपको पता ही है, एवरेज रेवेन्यू हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 2, है ना, तो ये हो गई हमारे पास में आ गई हमारा AR। अब हमेशा याद रखिएगा प्राइस और AR हमेशा बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे MR की, प्राइस, AR और MR। ठीक, अब MR की हम बात करें तो 20 का 20 ही आएगा, है ना। ठीक है, फिर है हमारा कितना हो जाएगा, क्वांटिटी में से AR में से हम क्या कर देंगे, यूनिट सोल्ड जो है माइनस कर देंगे, तो 18 में से 2 गए तो 16 बचे। ठीक है, जबकि 16 में से 3 गए 12। इस तरीके से हम क्या करेंगे, MR कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे करते करते हमारा AR क्या हो जाएगा, सीधे फॉल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। मतलब 20 20 है ना, तो इसमें से 18 गया तो 16, ये देखिए 36 में से 18 गए तो हमारे 16 बचे, 48 में से 16 गए तो हमारे पास में 12 बचे। ठीक है, इस तरीके से हम MR कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम रिलेशन बिटवीन, इसमें वैसे भी आपको इस तरीके की टेबल पूछी नहीं जाती है, ये सिर्फ टेबल आपको समझाने के लिए थी। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरीके की कोई टेबल नहीं आती है जिसमें आपको TR या AR या MR आपको कैलकुलेट करने को आए। ठीक है, तो इसके लिए आप वरीड ना होइए। आगे हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन TR, MR एंड AR इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब हमारे पास में पूर्ण प्रतियोगिता होती है एंड प्राइजेस रिमेन्स कांस्टेंट, और हमारी कीमत जो होती है वस्तु की वो कांस्टेंट रहती है ना, मतलब स्थिर रहती है, तब हम कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम में क्या संबंध रहेगा, जब हमारे पास में पूर्ण प्रतियोगिता हो। तो अब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या रहता है, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म इज़ प्राइस टेकर। फर्म क्या होती है, एक प्राइस टेकर होती है। इट कैन सेल होल ऑफ इट्स आउटपुट, ये अपने पूरे आउटपुट को क्या करती है, सेल करती है प्रिवेलिंग प्राइजेस पर। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट इज़ इक्वल, है ना, मतलब हमारे पास में हर एक इक्वल यूनिट होगी, है ना, जो एडिशनल, वो कैसी होगी, AR, ये इसका एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू बिल्कुल कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जब भी फर्म रहती है, जो भी प्रोडक्शन करती हैं, तो उसमें किसी भी मात्रा को बाज़ार में बेचती है तो कीमत समान या इससे अधिक रहने की स्थिति बन जाती है। कैसी स्थिति बनेगी, तो उसमें हम फर्मों की क्या होगी, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो आपको भी सभी को पता है कि बाज़ार में वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या रहेगी, हमारे पास में फर्मों की संख्या भी अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करेगी, प्रचलित कीमत पर ही अपनी वस्तु बेच पाएगी, है ना। कैसे, जैसे आप लोगों को पता है लेज़ है, कुरकुरे हैं, ये 5 रुपीज़ में बिकते हैं। तो अगर फर्म, बहुत सारी कंपटीशन में हमारे पास फर्म है, अलग अलग कंपनीज़ हैं,
तो निश्चित सी बात है वो अपनी कीमत को कैसे रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। मतलब कैसे रखेगी, बिल्कुल प्रचलित कीमत ही रखेगी। अगर वो ज़्यादा और कम करती है तो भी उसकी यूनिट्स पर क्या हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे इस रिलेशन में हमारा टीआर और एमआर कैसे चलेगा। ठीक, हमने पहले भी देखा था, हमारे पास 6 कमोडिटीज़ है। अगर हमारी प्राइस कांस्टेंट है ना, हमारी कीमत कैसी स्थिर है, तो हमारा टीआर यानी टोटल रेवेन्यू कैसा होगा, क्यू इंटू पी, यानी क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा। ठीक है, फिर ए आर यानी टीआर डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू से हम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर, है ना, यानी एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। अब हम बात करें एम आर की, है ना, तो एम आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एम आर देखिए हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जिसी तरीके से हमारी जब कीमतें स्थिर होती हैं तो हमारी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और एम आर ये बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट डायग्राम में देखिए हमको ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। जब भी हमारी कीमत स्थिर होती है तो हमारा औसत रेवेन्यू यानी औसत आगम अगर 10 रुपये हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम भी 10 रुपये होगा, और हमारी कीमत भी वस्तु की कितनी होगी, 10 ही रुपये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहली स्थिति है जब हमारी क्या होगी, कीमत कांस्टेंट होगी। दूसरी सिचुएशन में देखिए, अगर हम टी आर देखें हमारा टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू देखिए हमारा बढ़ता जा रहा था। पहले हमारा 10 था, फिर 20 हुआ, 30, 40, 50, 60। तो इस तरीके से टोटल रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, अब है हमारा रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर, है ना। अब हमारे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है ना। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल, इसमें समांतर क्षैतिज रेखा चलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एम आर है यानी सीमांत आगम, है ना, सीमांत आगम कैसे चलता है हमारा, कि इसमें हमारे पास में जो भी हमारी वस्तु होती है वो सीमांत आगम एक्स एक्सिस से, है ना, जो एक्स एक्सिस है उससे हमारी सीमांत आगम कैसी है, समांतर क्षैतिज रेखा यानी आड़ी रेखा के रूप में रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, कीमत कैसी है, स्थिर है, समान है, इसलिए ये हमेशा कैसी रहेगी, स्थिर और पैरेलल लाइन चलेगी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा था, है ना, डायग्राम में। फिर है सेकंड नंबर, ये हमारे इस पे क्या बनाएगी, 45 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसा कि हमने सेकंड डायग्राम में देखा था कि वो कैसा कोण बना रही थी, 45 डिग्री का कोण बना रही थी। और इसमें हमारी प्राइस और एम आर कैसा था, बराबर था, मतलब प्राइस इज इक्वल टू ए आर प्लस एम आर हमारा क्या था, सिमिलर था, मतलब इक्वल था, 10 रुपीज़। ठीक है, एंड टी आर इज़ 0। अब हमारा जो कुल आगम जो है वो कैसा हो गया है, शून्य हो गया है। क्यों, क्योंकि हमारा जो टी आर है मतलब टोटल रेवेन्यू जो है, कीमत समान रहती है तो सीमांत आगम भी समान रहता है, इससे कुल आगम समान दर से बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एम आर एंड ए आर। अब हम बात करेंगे सीमांत आगम और औसत आगम, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन रहता है, ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, जब भी हमारी प्राइजेस कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है कीमतें, तो हमारी ए आर और एम आर बिल्कुल समान होते हैं। जैसे कि अभी हमने उस डायग्राम में देखा था कि ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, मतलब हमारी क्या है, ए आर, एम आर और हमारी प्राइस कैसी होती है, समान होती है। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक, यानी पूर्ण लोचदार होती है। ये अवस्था हमारी कैसी होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, क्योंकि वस्तु की मांग वक्र और औसत आगम वक्र इस बाज़ार में पूर्णतः लोचदार होता है। तो हमारी
जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, पूर्ण लोचदार वाली होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन टीआर, एमआर एंड एआर, मतलब टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में, है ना, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार या एकाधिकृत प्रतियोगिता। व्हेन प्राइजेस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, जब कौन सी स्थिति में, जब हमारी अपूर्ण प्रतियोगिता में, है ना, ये सॉरी अपूर्ण प्रतियोगिता नहीं, एकाधिकार या एकाधिकृत प्रतियोगिता में हमारी कीमतों में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में हमारा टीआर और एमआर में संबंध। जब हमारे पास में अपूर्ण प्रतियोगिता होगी तब हमारे पास क्या होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में हमारे पास क्या होगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता में हमारे एकाधिकार की स्थिति में जब उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कीमत गिरती जाती है तो वस्तुओं की विक्रय और विभिन्न कीमतों में भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा सीमांत आगम या फिर औसत आगम या हमारा कुल आगम, इसमें धीरे धीरे कैसे होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब इस स्थिति में हमारे पास में कैसे चेंजेस होंगे टीआर, एमआर और एआर में, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यूनिट सोल्ड है हमारे पास में 8 है। अगर हमारी प्राइस कैसी होती है, फॉल डाउन होती है, मतलब कम होती है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, तो हम टीआर कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू, है ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी टीआर यानी टोटल रेवेन्यू, यानी 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 9 इंटू 2 इंटू 18, है ना, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। ये तो हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। अब एआर किस तरीके से निकालते हैं, आपको सभी को पता है, टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। अब टीआर कितना है हमारा, टीआर है 10, है ना, 10 को हमने किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी से। ठीक है, टीआर को 10 डिवाइडेड बाय 1 10 होगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 होगा, 24 डिवाइडेड बाय 3 8 होगा। तो ये आ गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू के बाद में हम देखिए हम क्या निकालेंगे, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू सबसे पहले 10 का 10 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद में देखिए 18 है ना, 18 में से -9, है ना, तो इस तरीके से हम करते करते मार्जिनल रेवेन्यू पे पहुंचेंगे। पर जब भी हमारी कीमतें स्थिर होती हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी समान होता है। पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैसा हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2 और -4, इस तरीके से हमारा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं एआर एंड एमआर अंडर मोनोपोली, है ना। अब हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किस सिचुएशन में है, हम बात कर रहे हैं मोनोपोली, है ना। जब भी हमारी मोनोपोली होती है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एंड अ सिंगल सेलर, अगर कोई एक सिंगल सेलर है किसी एक प्रोडक्ट का पूरे मार्केट में तो उसको क्या कहा जाएगा, एकाधिकार की स्थिति। मतलब ऐसी स्थिति में बाज़ार में एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है या उत्पादक, और ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा, है ना। तो वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या कर सकता है, विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं को बेच सकता है। मतलब डिफरेंट प्राइजेस पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, एकाधिकार की स्थिति इन अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली। मतलब एक व्यक्ति का पूरा एकाधिकार है अगर मार्केट में, तो क्या रहेगा, वो ही क्या कहलाएगा, प्राइस मेकर भी कहलाएगा।
है ना, क्योंकि उसका पूरा मार्केट पर क्या है, पूरी तरीके से कंट्रोल है, एंड इसीलिए उसको प्राइस मेकर भी कहा जाता है, इन्हें कीमत निर्धारण करने वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखें अगर हमारा डायग्राम, तो देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमारे पास दो एक्सिस हैं। इसमें हमारे पास में आउटपुट कैसा होगा, AR कैसा होगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारा चलेगा, स्थिर रहेगा, और जबकि मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता जाएगा, फॉल डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति है, एकाधिकार की स्थिति में वो मार्केट पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखेगा, इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे की स्थिति में बात करते हैं, AR एंड MR अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब AR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार या एकाधिकृत कंडीशन में हो। ठीक है, एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्या होता है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ सिचुएशन, मोनोपोलिस्टिक की जो सिचुएशन होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, है ना, बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं अपने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को बेचती हैं। ठीक है, एंड सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, हर जगह आपको सब्सटीट्यूट मिलेंगे, एंड प्रोपोर्शनेट फॉल, है ना। इसमें क्या होगा, हमारा MR क्या होगा, ग्रेटर होता जाएगा, और AR हियर टू, और इसके साथ साथ AR भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बाजार में बड़ी संख्या में उत्पादक या विक्रेता होते हैं। ऐसा होने से क्या होता है कि उनमें आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है ना, मतलब कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन रहती है। तो ऐसे टाइम पे हमारा जो मार्केट है उसमें एकाधिकार की प्रतियोगिता और एकाधिकृत दोनों का ही अंश पाया जाता है, मतलब दोनों ही सिचुएशन उस समय कैसी रहती है, अवेलेबल रहती है। ठीक है, अब ये देखिए ऐसी सिचुएशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर देखिए हमारा रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होगा, धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, इस सिचुएशन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा रिलेशन बिटवीन TR एंड MR, मतलब टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हमारा टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हमारा टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में रिलेशन। ठीक, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब भी कुल आगम या टोटल रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा, एज लॉन्ग एज MR इज़ पॉजिटिव, अगर हमारा MR पॉजिटिव है यानी सीमांत आगम हमारा धनात्मक है, ठीक है, तब क्या होगी हमारी कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू कैसा होगा, हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैसा हो रहा है, पॉजिटिव है। ठीक है, बट अगर कंडीशन ऐसी है कि MR इज़ ज़ीरो, मतलब सीमांत आगम हमारा शून्य है, ठीक है, ज़ीरो है, ठीक है, तो तब क्या होगा, कुल आगम अधिकतम होकर के स्थिर हो जाएगा, मतलब हमारा TR जो है टोटल रेवेन्यू हमारा कैसा हो जाएगा, पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, स्थिर होकर के अधिकतम रहेगा ना, अधिकतम होकर के स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ज़ीरो है, तो उससे हमारा TR कैसा होगा, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, अगर हमारा MR नेगेटिव है एंड TR स्टार्ट्स फॉलिंग, मतलब जब भी हमारा सीमांत आगम ऋणात्मक होने लगेगा तो हमारा कुल आगम कैसा है, घटने लग जाएगा, मतलब हमारा जो TR है टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, फॉलिंग डाउन यानी कम होता जाएगा, घटने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए इसका जो डायग्राम है इसमें देखिए TR पहले हमको दे रखा है कि टोटल रेवेन्यू किस तरीके से चलेगा, और नीचे हमको मार्जिनल रेवेन्यू हमने दिखाया है। ये डायग्राम एग्ज़ाम में कंपलसरी नहीं होते हैं, इसलिए आप परेशान न होइएगा। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में डायग्राम आता है तो ही आप डायग्राम बनाइएगा, गलत डायग्राम नहीं बनाने हैं। ठीक है, डायग्राम नहीं आते हैं कोई एसेंशियल नहीं है आप एग्ज़ाम में डायग्राम बनाएं, बस उससे रिलेटेड थ्योरी को आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम टी आर देखें। अगर हमारी सिचुएशन यूनिट सोल्ड की है तो हम वाई एक्सिस पर देखिए, अगर हमारी टी आर है तो हमारा टोटल रेवेन्यू देखिए कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। टोटल रेवेन्यू हमेशा बढ़ता जाता है, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कैसा होता है, नीचे फॉल डाउन होता जाता है। तो और एक सिचुएशन ऐसी होती है जब टी आर और एम आर बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, इक्वल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व्स, है ना, आगम वक्रों का महत्व। अब आगम वक्रों का क्या महत्व है, यदि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आपका साम्य बिंदु है ना, ए आर मतलब औसत वक्र जो है, और ए आर वक्र जो है ए सी वक्र से ऊंचा है ना। अगर ए आर वक्र आपका ए सी वक्र से ऊंचा है साम्य बिंदु पर, तो क्या होगा, फर्म को अधिक लाभ होता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो कैसी है, कम है ना। जबकि अगर हम ए आर की बात करें तो ए आर वक्र साम्य बिंदु पर, है ना, मतलब ए आर कर्व जो है ए सी कर्व को इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे से स्पर्श करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम देखा था। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, ऐसी स्थिति में हमारी फर्म कैसी हो रही है, सामान्य लाभ कमा रही है, मतलब उसको ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ना एकदम बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब सामान्य लाभ कमा रही है हमारी कंपनी। यदि साम्य बिंदु पर ए आर वक्र और ए सी वक्र के नीचे स्थित है, ठीक है, तो फर्म क्या होगा, फर्म को हानि होगी, क्योंकि हमारा ए सी कर्व इज़ बिलो ए आर कर्व इज़ बिलो द ए सी कर्व, मतलब हमारा ए आर कर्व कैसा है, ए सी के नीचे है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमारा साम्य बिंदु पर ए आर वक्र ए सी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा फिनिश हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 यानी आगम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स।